तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी क्या करने वाले हैं बच्चे, प्रश्न उत्तर करने वाले। मतलब आज के क्लास को देखने के बाद आपका जो ये अध्याय होने वाला है, इसका सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। एंड अंत तक देखने के बाद आपको क्या होगा, हर क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए मैं आशा करूँगा कि आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन की दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। मतलब दहन के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है। अगर हमको कहीं भी दहन लगाना मतलब आग लगाना है, तो वहां पर हमको क्या क्या चीज चाहिए, उसका सूची बनाना। चलिए बच्चों, हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे इसको समझते हैं। तो बच्चे जी, आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा कि दहन के लिए परिस्थितियां। मतलब दहन के लिए जो परिस्थिति है उसमें लिखिएगा फर्स्ट में वायु। पहले तो हमको वायु के रूप में ऑक्सीजन चाहिए दहन के लिए। दूसरा हमको ईंधन चाहिए। अगर हमको दहन करना है तो उसके लिए हमको ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, और जो उष्मा है बाबू ये चाहिए। मतलब ईंधन का ताप ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु हमको क्या चाहिए बाबू, मतलब इसको हम सीधा बोले ज्वलन ताप चाहिए। तीसरा हमको क्या चाहिए बच्चे, तीसरा हमको ज्वलन ताप चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, ज्वलन ताप क्या होता है, तो बोलिएगा वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको ज्वलन ताप बोलते हैं। तो आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आइए बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। तो बच्चों, वायु का प्रदूषण होता है। क्या होता है बच्चे, प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है बच्चे, क्या होता है बच्चे जी, प्रदूषण होता है। ओके, किसका, वायु का। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे प्रदूषण होता है। ओके, चलिए बच्चे लिख लिए। एंड आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे आप लोग को क्या है, कहता है कि घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या है बच्चे। तो बोलिएगा सर जी एलपीजी। क्या बच्चे, एलपीजी, है ना। क्या बोलिएगा बच्चे, एलपीजी। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एलपीजी। ओके, एलपीजी यहाँ पर भर लीजिएगा आप लोग। एलपीजी यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे, भर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाइए बच्चे। आगे कहता है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन का उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो उसके ज्वलन ताप तक, है ना बच्चे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा ज्वलन ताप। क्या लिखिएगा बच्चे, ज्वलन, ज्वलन ताप। यहाँ पर भरना है ज्वलन ताप। ओके, चलिए तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपका भरने वाला जो भी था उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का था कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो इसको उत्तर में क्या लिखना बच्चे, समझते हैं हम लोग। तो बच्चों, उत्तर में लिखिएगा कि सीएनजी जो है बाबू सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। यह पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन है। इससे हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। ठीक है, तो बस आपको उत्तर में इतना ही लिखना है। एंड आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। लिखेंगे उत्तर में कि आप लोग एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और यह अधिक ऊष्मा देती है। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती है। यह एक क्या है बाबू, स्वच्छ ईंधन है। या वायु को प्रदूषित नहीं करती है, जबकि लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। ओके, आइए अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कारण बताइए। कारण बताना है आपको कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसका कारण बताना है। तीसरा, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा नहीं पकड़ता, है ना। आग कागज का टुकड़ा जो होता है बच्चे आग को नहीं पकड़ता। इसका उत्तर लिखना है, मतलब कारण बताना तीनों का, है ना। इसका होने का क्या कारण है। तो आइए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसका कारण में लिखिएगा आप लोग क्या, कि जल जो होता है बच्चे विद्युत का सुचालक है। इससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को करंट लग जाता है। ठीक है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबंध आग नियंत्रण पानी हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है ना। मतलब अगर आग जो है बाबू विद्युत उपकरण से लगी है तो उसको जल से प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि जल जो होता है बाबू विद्युत का सुचालक होता है। मतलब जल जो होता है ना विद्युत उसमें प्रवाहित हो सकती है। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, चलिए एक बात आपको बता दूं, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप लोग का टॉपिक आ जाता है ना कोई जैसे दहन और ज्वाला है, इस चैप्टर को अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं पूरा इंट्रोडक्शन के साथ, तो उसको हम एप्लीकेशन पर पढ़ाए हुए हैं। पढ़ने के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड
करिए और वहाँ से जाकर आप लोग उस क्लास को देखिए और वहाँ पर आप लोग पूरा दहन और ज्वाला को समझिए। आइए दूसरा जो क्वेश्चन था, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसका कारण लिखिएगा कि एलपीजी लकड़ी का अपेक्षा अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, यह अधिक मात्रा में उष्मा जो होता है उत्पन्न करता है, इससे हानिकारक गैसों का उत्पादन नहीं होता, जिसके कारण एलपीजी जो होता है बच्चे घरेलू क्या है बाबू, स्वच्छ ईंधन है, लकड़ी से अच्छा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, कागज वाला जो था बाबू की स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम का पाइप जो होता है ये चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग से नहीं पकड़ता है। तो लिखिएगा क्योंकि कागज एक दाह्य पदार्थ है। दाह्य पदार्थ किसको बोलते हैं, जो जल सके उसको दाह्य पदार्थ, जिसमें दहन की क्रिया हो सके, है ना। यह आसानी से आग पकड़ लेता है, परंतु जब इसे एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेट कर उष्मा देते तो उष्मा एल्युमिनियम पाइप में प्रवाहित हो जाती है, जिससे पाइप के चारों ओर लपेटे हुए कागज का ज्वलन ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम पाइप पर लपेटा हुआ कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो आई होप कि आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 को समझ चुके होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर आइए आगे आप लोग का क्या है बाबू 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आप लोग का कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। मतलब आप लोग को क्या करना है, मोमबत्ती की ज्वाला का एक चित्र बनाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों उत्तर में क्या लिखना है समझते हैं हम लोग। तो बच्चों आपको करना क्या था, देखिए मोमबत्ती का यहाँ पर आपको चित्र बनाना है ना। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर ऐसे आपका बुक में भी दिया गया, आप लोग इस प्रकार से बना भी सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर है बाबू दिया गया है ना, इस प्रकार से मोमबत्ती की ज्वाला का विभिन्न चित्र, जैसे यहाँ पर बाबू इस प्रकार से पहले लव बना दीजिएगा, फिर यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बना कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये जो है बाबू यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है पूर्ण दान होता है और ये बाह्य क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसको नीला बोला जाता है। ये कलर कैसा होता है, नीला। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि मोमबत्ती का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो आप बोलिएगा बाह्य क्षेत्र होता है जो कि नीला कलर का होता है, वहां पर पूर्ण दहन होती है। ठीक है, कम गर्म कौन सा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं बाबू ये वाला जो भाग होता है ये कम गर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर आंशिक दहन वाला जो होता है बाबू मध्य भाग होता है और ये पीला रंग का होता है। ठीक है, सबसे कम गर्म यहाँ पर होता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ होता है, सबसे कम गर्म यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के कुछ कण भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका रंग जो होता है यहाँ पर काला होता है। तो बोलेंगे बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र यानी कि काला। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग चित्र बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए हम देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बनाकर लगा दिए, कलर वगैरह करके यहाँ पर PDF में लगा दिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चे क्या लिखेंगे उत्तर में, चलिए आंसर में लिखना आप लोग शुरू कीजिए। लिखिएगा उत्तर में कि ईंधन के ऊष्मीयमान का किलो जूल प्रति किलोग्राम, मतलब केजी प्रति केजी, किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। ओके, देखिए अगर आप लोग मेरा क्लास देखे होंगे तो हम यहाँ पर बुक में हाईलाइट करके बताए थे कि ईंधन के ऊष्मीयमान का किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बस यही आंसर को हमने लिखा। तो बस देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो भी हम लोग आंसर देते हैं वो बुक को फॉलो करके देते हैं। बुक को अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को भी आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल सा है ना। आइए 8 नंबर क्वेश्चन करता है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो बच्चे उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कौन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है आग को एक कंबल की तरह लपेट, जिस प्रकार आग लग जाता है तो आप लोग देखिएगा कंबल लपेट जाता है ताकि वायु का प्रवेश बंद कर दिया जाए। इस प्रकार CO2 जो है आग को एक कंबल की तरह लपेट लेते हैं। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, मतलब ऑक्सीजन O2 नहीं मिल पाता है। O2 जब नहीं मिलेगा तो आग पर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए और ज्वलन ताप चाहिए। जब हम इस तीनों में से एक किसी को तोड़ देंगे यानी कि O2 नहीं देंगे तो वो आग बुझ जाएगा। ठीक है, मतलब आग पर नियंत्रण हो जाएगा। ओके, आइए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने आ चुका है। कहता है कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। उत्तर लिखोगे आप लोग कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा होती ही नहीं है ना। मतलब हम लोग बोलिए होती नहीं है या बोलिए तो बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लोगे। बताइए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो लिख लेंगे आंसर को। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने आ चुका है।
कहता है कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। उत्तर लिखोगे कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फुकनी द्वारा ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, जो कि कैसा होता है बाबू, नीला होता है एंड सबसे गर्म होता है, क्योंकि ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है, जो चांदी और सोने को पिघलाने के लिए काफी है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एंड आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग प्यारे बच्चों क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, प्रॉपर आप लोग क्लास 8 में अच्छे तरीका से क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, आप लोग मेरा भाई ऐप डाउनलोड कर लो बच्चे, एंड वहाँ पर जाकर कोर्स ले लो। वहाँ पर आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस सारा विषय पढ़ाया जाएगा। 499 रुपया में आप लोग को 1 साल पढ़ाया जाता है। तो जो भी बच्चे इच्छुक है कि नहीं सर हम पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कहीं भी ट्यूशन वगैरह जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप हेल्प के लिए भी जुड़ सकते हैं, कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन को पूर्णतः दहन किया गया। 4.5 मतलब 4500 ग्राम ईंधन को क्या किया, पूर्णतः जलाया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप जो हुआ बाबू वो कितना हो गया बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि सर 1,80,000 किलो जूल था, है ना। ईंधन का ऊष्मीयमान पर परिकलित करना, तो ईंधन का ऊष्मीयमान का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। ईंधन का ऊष्मीयमान का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि उत्पन्न ऊष्मा, जितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ और ईंधन की मात्रा जो है उसको लिखना है। जैसे उत्पन्न ऊष्मा कितना था बच्चे, यहाँ पर बोलेंगे सर 1,80,000 हमको यहाँ पर क्या हुआ था, ऊष्मा पर किलो जूल में आया था। एंड अगर हम ईंधन की बात करें तो 4.5 kg था, ठीक है ना, 4.5 kg था। तो अब आप लोग इसको कट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप लोग इसको क्या कर लीजिए बच्चे, कट कर लीजिए, ताकि आप लोग को समझने में देखिए किस प्रकार करेंगे। देखिए ये दशमलव हटा तो ऊपर में क्या आएगा बच्चे, 10 से गुना हो जाएगा। अब देखिए बच्चे 5 दूनी की 10 और इसको काटिएगा 5 नमा के 45, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 2 3 4। अब देखिए बच्चे 20,000 गुना 2 कीजिए, 20,000 गुना 2 कीजिए, कितना आएगा, 40,000 आएगा ना। तो यहाँ पर 40,000 केजी जूल मतलब किलो जूल मतलब आप लोग बोले किलो जूल प्रति किलोग्राम, इस प्रकार आप लोग बना लेंगे। ओके, अच्छा किलो जूल प्रति केजी क्या होता है पता है आपको, क्योंकि ईंधन का ऊष्मीयमान का फॉर्मूला होता है उत्पन्न ऊष्मा, और उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो किलो जूल में होती है और ये केजी में होता है। तो हम लोग केजी में भाग देते हैं किससे, केजी से, तो इसलिए हम बोलते हैं केजे बाय केजी। ओके, अब चलिए समझ चुके होंगे, आगे बढ़िए बच्चे। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कहता है क्या इन जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, बताइए। जो जंग लगता है उसको हम लोग दहन बोलेंगे, बताइए। तो आप लोग दहन बोलेंगे, विवेचना करना, तो बोलेंगे हाँ बाबू जो जंग लगता है वो भी क्या है, दहन की प्रक्रिया है और यह मंद दहन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जंग जो लगता है आप लोग देखिएगा, कोई भी लोहा ले लीजिए बाबू, उसमें एक ही दिन में वो भूरा कलर का नहीं होगा। वो जो जंग लगता है बाबू धीरे धीरे लगता है, मतलब जैसे मंद दहन होता है वो धीरे धीरे जलता है, उसी प्रकार जो जंग लगने की प्रक्रम होती है ये इसको दहन कहा जा सकता है, क्योंकि यह दहन की क्या है बाबू, मंद प्रक्रिया। जंग लगने की प्रक्रिया वायुमंडल में आर्द्रता में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जो जंग लगता है वो कैसे लगता है, आप लोग देखिएगा वायु में वहाँ पर क्या ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर O2 है तभी जंग लगेगा, ऑक्सीजन होना चाहिए और जो नमी वगैरह है ये सब होना चाहिए तभी जंग लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो मंद दहन है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग समझ चुके होंगे। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, और मुझे से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, अगर आपको हमके कुछ भी क्वेश्चन पूछना है बाबू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करके या मैसेज कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है ना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, है ना, एंड वहाँ पर आप लोग हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, है ना। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया, दोनों क्या करती है, एक प्रयोग करते हैं। कौन, आबिदा और रमेश, जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म करती है। एक बीकर लेते हैं उसमें गर्म करते हैं, किसको, जल को। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीछे आग के पास रखा। मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसके पीले भाग के पास का, पीला आग कहाँ होता है बाबू, मध्य भाग में। ठीक है, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग मतलब नीला क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र जो सबसे गर्म होता है के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। अब बताइए, आपको पता है बाबू जो बाह्य क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, बाह्य क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होता है। एंड जो पीला क्षेत्र होता है बाबू, जो पीला क्षेत्र होता है ये क्या होता है, मध्य भाग होता है, एंड ये गर्म होता है बट उतना गर्म नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि रमेश के बीकर जो है बाबू, रमेश के बीकर का पानी ये कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो रमेश रख रहा है ये ज्वाला का बाहरी भाग में सबसे गर्म होता है और पीला भाग आंशिक दहन वाला कम गर्म होता है। तो रख रहा है कहाँ बाबू, रमेश रख रहा है बाबू बाह्य क्षेत्र पर, बाहरी भाग पर, तो रमेश का पानी ज्यादा गर्म होगा कम समय में।
तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर भी पूरा समाप्त होता है, सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपने क्या सीखा इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, यही आप लोग के लिए होमवर्क रहा। एंड आप लोग इसका फेयर कॉपी भी तैयार कर रहे होंगे। साइंस का जो भी हमारा लेक्चर देखते हैं, जो भी बच्चे हमारा क्लास कर रहे हैं साइंस का, वो सारा बच्चे फेयर कंप्लीट कीजिए। हम ऐसे नोट्स दे देते हैं, नोट्स अगर प्रिंट नहीं करवाते हैं तो कॉपी पर ही आप लोग फेयर कॉपी बनाया कीजिए, है ना। 2 पेन का यूज कीजिए, ब्लैक पेन ब्लू पेन, दोनों पेन से आप लोग फेयर कॉपी को बनाइए। एंड उसके बाद जब नोट्स तैयार हो जाएगा आपका, उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी तैयार कीजिए। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। एंड सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको भी क्लास करवाएंगे। एंड हम चैप्टर भी पढ़ाते हैं, और कोई बच्चे ऐसे हैं जो हमारा चैप्टर पढ़ाया हुआ क्लास नहीं देख पा रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जाओ नीचे से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।